नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं आपके साथ राजलक्ष्मी। आज हमारे साथ विभुदत्त मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो रूम से जुड़े हुए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जो तस्वीर आपने देखी शुरुआत में, वो तस्वीर इन्हीं की थी। जिस तरह से इन्होंने स्टूडियो रूम में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया, ये संघर्ष इन्होंने अपने शुरुआती दिनों से किया है। बचपन से जब ये चलना भी नहीं सीख पा रहे थे तब भी ये संघर्ष किया, और आज इसी संघर्ष के साथ आज ये इस मुकाम पर हैं कि न सिर्फ खुद को संभाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं। आज इन्होंने पैरों पर खड़े होने की परिभाषा ही बदल दी है। भले ही अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, लेकिन अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, समाज को सिखा रहे हैं और साथ ही भारत के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को भी सीख दे रहे हैं। किस तरह से विषम परिस्थितियों से भी लड़ते हुए विभु इतने उत्साहवादी है, इतने हौसला रख रहे हैं। बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या परिस्थिति रही, किस तरह से इन्होंने ये संघर्ष किया है, सफल हो रहे हैं और भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप आए, प्रभात खबर के साथ जुड़े। और जिस तरह से आपके आने की तस्वीर हमने देखी है, जो संघर्ष आपने ऑफिस से मात्र आते हुए न्यूज़ रूम में बैठने के लिए किया है, वो संघर्ष आप प्रतिदिन करते हैं। बिल्कुल। ये संघर्ष जो है वो आपके हर दिन का है। हम नॉर्मली पैर में अगर हमारी हल्की भी चोट लग जाए, अगर हम लंगड़ा कर चलने लगे तो हम कहते हैं कि भाई आज तो बहुत हालत ख़राब है, चल नहीं पा रही हूँ। आप हर दिन इसी तरह से चलते हैं, इसी तरह से अपना संघर्ष करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि इनकी रांची में दुकान है ई पोर्टल की, और बहुत बढ़िया प्रज्ञा केंद्र है, बहुत बढ़िया चलती है। और कभी भी इस चीज़ को लेकर इन्होंने शिकायत नहीं की कि मैं असामान्य हूँ, बल्कि इतनी असामान्य गतिविधियों के बावजूद वो तमाम हर कार्य करते हैं जो आप और हम जैसे लोग करते हैं। अपनी दुकान चलाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। कैसे सब कुछ शुरू हुआ, किस तरह से इन्होंने चुनौतियों को पार करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए इस परेशानी का हल निकाला, कैसे शुरू किया ये सारा सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मैंने 2010 में अपनी 8वीं की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद घर में चर्चा होने लगा, क्योंकि उस समय काफ़ी लोग क्वालिफ़िकेशन माना जाता था इसको। आज के डेट में तो 8 पास कुछ है नहीं, लेकिन उस समय और भी लो क्वालिफ़िकेशन माना जाता था। उस समय 12th या ग्रेजुएशन बहुत हाई लेवल थे। लेकिन ये मेरे माइंड में एक चीज़ शुरू से ही थी कि मैं जब भी करूं अपना बिज़नेस करूं। मैंने मम्मी पापा को भी बोला, तो मम्मी ने मुझसे एक बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं या कैसे करेंगे, इतनी कम पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है, आप नहीं करना चाहते हैं पढ़ाई, तो आप कैसे करेंगे। हम बोले देखिए माँ, हम जो भी करेंगे खुद का बिज़नेस ही करेंगे। खुद का बिज़नेस का मतलब मेरा था, कंप्यूटर में शुरू से रुचि थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। फिर ये क्या बोलते हैं, हमारे मामा जी हैं, ये संपूर्णानंद मिश्र, तो वो डॉक्टर हैं। तो उनके पास एक अंकल आते थे पोद्दार, विजय पोद्दार सर। तो उन्होंने ये मामा जी को सुझाव दिया कि इनके साथ ऐसा ऐसा, मतलब हम पोर्टल आपको दिला देते हैं, प्रज्ञा केंद्र की आईडी दिला देते हैं, ये घर बैठे अपने काम करेंगे। तो मामा को सुझाव पसंद आया। उसके बाद फिर उन्होंने फॉर्म वॉर्म भरा, सारा ले गए डेटा। उसके बाद 2 फरवरी 2017 से मैंने अपनी दुकान स्टार्ट की, और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। 2017 से 2024 ये हो गया, और इतने सालों में आप अपनी जिम्मेदारी जी, भले ही आप लोग कहते हैं कि इंसान जब बड़ा हो जाता है तो अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। कई लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे, लेकिन शायद जिम्मेदार ना हो, तो आपने अपने पैरों पर खड़े होने की परिभाषा ही बदल दी। जी क्या? बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, 2017 से पहले भी मैं कई राजनीतिक गतिविधियों में रहा हूँ, और मुझे राजनीति में खासा इंटरेस्ट है। ठीक है, राजनीतिक गतिविधियों का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई समस्या आई, तो मैं अपने व्हील चेयर से, ट्राईसाइकिल जिसको बोलते हैं, उससे जा करके हम कचहरी खुद अपना डॉक्यूमेंट बनवाते थे, दूसरे की समस्या हल करते थे, दूसरे के लिए लेटर वगैरह लिखते थे। 2011 में हमारा इंटरव्यू आया था ये न्यूज़ 11 में, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। शराबबंदी की मांग जो है सबसे पहले मैंने उठाई थी। झारखंड में जो शराबबंदी की मांग है बिहार के तर्ज पर, वो सबसे पहले मैंने उठाई थी। तो इससे पहले भी मैं समाज सेवा करता रहा हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का सहयोग और कस्टमर का सपोर्ट मिले तो।
चलिए, मैंने जो ये बात कही कि आज के समय में पैरों पर खड़ा होना, माँ बाप बोलते हैं कि एक बार बड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब जाकर आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। जी। आपने यहाँ पर पैरों पर खड़े होने की परिभाषा बदल दी। आम लोग, आज के युवा जो हैं, वो भले अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाते। आप अपने पैरों पर भले ही खुद से खड़े ना हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, हर चीज उठाकर चल रहे हैं। क्या, कैसे ये दिमाग में है कि नहीं भाई मुझे कुछ करना है, मुझे किसी और पर बोझ नहीं बनना है? ये चीज़ तो शुरू से ही था मेरे माइंड में। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर था कि कुछ भी हो जाए मेरे को किसी पे बोझ नहीं बनना, या कल को ये सुनने को नहीं मिले कि अरे ये दिव्यांग व्यक्ति है, क्या कर लेगा। जैसे आपने देखा है, कई लोगों को देखा है, तो कई लोग दिव्यांगता के चलते कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी माता पिता सब उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे माइंड में ये शुरू से ही था कि हमको कुछ ना कुछ करना है, और अपने लिए, एटलीस्ट अपने लिए तो करना ही है। समाज के लिए तो मैं करूँगा ही, ये मैं जान रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा सहयोग मिला मुझे प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से, कि जितने गरीब जन हैं, आम जनता है, उन सभी का समस्या को समझने, सुनने और सरकार तक पहुंचाने का, और जिसमें आप लोगों का, आप मीडिया कर्मी का भी काफ़ी सहयोग है, आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग है। आप अपने ट्राईसाइकिल से ही जो है वो पूरे शहर की दौड़ लगाते हैं। जी बिल्कुल। आप परिवार का सहयोग अगर इसमें ना मिले तो भी पूरा नहीं हो पाता है कुछ नहीं भी। मेरे फैमिली वाले ऐसे हैं मैम कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे कभी फोर्सफुली नहीं कहा कि आप यही करोगे, या आप दिव्यांग हो तो आप यही करोगे, यही पढ़ोगे। मेरे पास परिवार और फ्रेंड्स का प्लस पॉइंट रहा कि मेरे जितने भी मित्र हैं, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, सबका सपोर्ट मेरे साथ मतलब बराबर का रहा। और किसी ने मुझे मतलब अलग नज़रिए से नहीं देखा कि हाँ स्पेशल चाइल्ड है, या ये है या वो है। आज भी हमारे दोस्त, हम बहुत मस्ती करते हैं। आपको लगता होगा केवल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, नहीं है ऐसी बात। मेरे दोस्त लोग मुझे गाड़ी में बैठा के कहीं पतरातू ले गए, कहीं ले गए, तो ये सारा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। पापा थे तब तक पापा के साथ भी गया। पापा की डेथ 2019 में हो गई, 7 अगस्त 2019 को पापा की डेथ हो गई। लेकिन देखिए उनकी कमी तो बहुत खलती है। यहाँ आने से पहले भी मैं अपनी माँ से चर्चा कर रहा था कि माँ पापा होते तो कितना अच्छा बात होता। तो ये चीज़ है। लेकिन हमको ये माइंड में क्लियर है कि हमको किसी से, देखिए, ना गलत तरीके से पैसा कमाना है, ना कुछ गलत अर्न करना है, और जितना हो सके दूसरे का सहयोग करना है, ईमानदारी से, अपने प्रोफेशन में ईमानदार होते हुए, चाहे प्रोफेशन जो भी हो। अच्छा, आपने कहा कि पापा गुजर गए आपके 2019 में, उसके बाद आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है, मेरी 2 छोटी बहनें हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन अभी है जो कि ये मैट्रिकुलेशन कर रही है। आप सबसे बड़े हैं? जी हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर? कोशिश तो करता हूँ मैं उठाने वाला कौन होता हूँ, सब ऊपर वाले हैं। मतलब जी फिर भी अर्निंग पर्सन हूँ। और आप हैं, आप सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि दोस्तों के साथ भी घूमने के लिए जाते हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आम लोगों से अलग आपको कभी भी आपके दोस्तों ने महसूस नहीं करा? ना दोस्तों ने होने दिया, ना परिवार ने होने दिया, और ना मुझे खुद ऐसा कभी लगा कि मैं आम लोगों से ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा दिमाग में कब आता है जब आप ये सोचते हैं कि हम अलग हैं। लेकिन आप हमसे अगर क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या पूछेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर कोचिंग भी चलता है, उसी ऑफिस के बाद 4 बजे के बाद 8 बजे, मतलब 8 बजे तक मैं आप देते हैं? जी बिल्कुल, आप खुद से पढ़ाते हैं? बिल्कुल। मैं स्टूडेंट को भी देता हूँ, सर्टिफिकेट वगैरह भी देता हूँ, सारा काम करता हूँ। 8 बजे तक हमारा कोचिंग चलता है, 4 बजे से 8 बजे तक। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर का जितना भी है खुद से आपने सीखा, बैठकर किस तरह से क्या प्रोसेस होगा, सारा कुछ? बिल्कुल सारा कुछ मैंने खुद सीखा। और उस समय तो यूट्यूब का दौर भी कम था या नहीं था। उस समय तो खैर 2G थे, 3G थे, 4G 5G तो थे नहीं। लेकिन उस समय भी मैंने बहुत मेहनत करके, आप लोगों के सहयोग से, और भी लोगों के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे गर्व होता है कि मैं सीखने के लिए और ललायित हूँ। जैसे आज आप हमसे पूछेंगे कि अब क्या करना है, तो मेरा जवाब ये नहीं होगा कि अब कुछ नहीं करना है। अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ,
अभी मैं 1% जानता हूँ, 99% मेरा बाकी है। अब तो यूट्यूब भी, अब तो और भी ज्यादा सिस्टम खंगालते बहुत कुछ अभी मिल जाता होगा आपको। जी बिल्कुल। तो बच्चों को भी ऐसे कहते हैं कि पढ़ाते हैं तो किसी तरह से सीखना है नहीं बच्चे देखिए, बच्चे क्या हैं, बच्चे हमको बोलते हैं कि सर आपसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता। मैंने पूछा क्यों, तो सर बोलते हैं कि आप दिमाग रीड करते हैं। आदमी इसलिए पढ़ाई छोड़ता है कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, हमको इंग्लिश हम सीख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, आप किसी अनपढ़ को केवल हिंदी आना चाहिए, आप किसी अनपढ़ को मेरे पास ले आइए, 1 महीने 6 महीने के अंदर मैंने कंप्यूटर का उनको मास्टर नहीं बना दिया, तो फिर आप हमसे जो बोलो। कभी आपने कंप्यूटर क्लासेस लिया है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन कभी आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं? देखिए, सीखने के लिए हर इंसान से सीख सकते हैं, हम आपसे भी कुछ सीख सकते हैं। मतलब बच्चों को सिखाने के नहीं खुद से ही सारा कुछ, सारे टेक्नोलॉजी का ये सारा कुछ खुद ही से किया। जी जैसे यूट्यूब वगैरह जो है वो काफी हेल्प किया। ठीक है, जैसे शुरुआत दौर में मैं मतलब पढ़ता था तो कंप्यूटर क्लास में जाता था तो काफ़ी इंटेलिजेंट था कंप्यूटर के मामले में। बाकी पढ़ाई के मामले में तो नहीं बोल सकता, लेकिन कंप्यूटर के मामले काफ़ी इंटेलिजेंट था। संयोग से भगवान ने इसी प्रोफेशन में जॉब भी कर दिया, तो और अंदर का जानते जानते। तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि 8वीं के बाद भी आगे आपको पढ़ाई करनी चाहिए? मैम देखिए, इससे भी बड़ा स्कोप आपके सामने। मैम देखिए, रहता ज़रूर, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत प्रेफरेंस देती है हम जैसे लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट में आपका क्या है कि आप एक सीमित हैं। ठीक है, आपके अधिकारियों का बात आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, और आप एक सीमित हैं। जैसे आप 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, एक सपोज आपकी 50,000 रुपये सैलरी, आप 50,000 ही कमा सकते हो। लेकिन मेरे माइंड में ये था कि हम जॉब लेने वालों में से नहीं, जॉब देने वालों में से बने, ताकि हम अगर 50,000 आज कमा रहे हैं तो कल को हम 1 लाख भी कमा सके, 5 लाख भी कमा सके, और लोगों को भी रोजगार दे सके। जैसे आपके साथ अभी कितने लोग? हमारे साथ अभी 2 लोग काम कर रहे हैं, मीनाक्षी और ज्योति, मीनाक्षी कुमारी और ज्योति, 2 लड़कियां। जो आपके कल्याण केंद्र पर काम कर रही हैं। काम कर रही हैं। उनको मैंने रोजगार दिया हुआ है, और मैं उनको स्टाफ की तरह ट्रीट नहीं करता। सिंपल, मेरे लिए आप भी हैं तो एक बहन की तरह हैं, और वो लोग भी है तो एक बहन की तरह है। और बच्चों को सिखा भी रहे हैं ताकि आगे वो रोजगार ये कर सके। जी, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि देखिए, आप लोग कितना जॉब के पीछे भागेंगे, सरकार भी कितना जॉब देगी। आप एक बात बताइए कि सरकार भी कितना जॉब देगी। जैसे घर में मान लीजिए 3 आदमी हैं, आप मान लीजिए 2 आदमी का सीट है आपके पास, तो एक आदमी को क्या कीजिएगा, वो एक आदमी तो नाराज होगा आपसे। तो सरकार को तो पूरा झारखंड देखना है, पूरा स्टेट देखना है, और सेंट्रल लेवल को पूरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट दोनों देखना है। तो वो भी कैसे करेंगे? तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपना रोजगार खुद से क्रिएट करें। आज के डेट में तो इतने सारी चीज़ें आ गई हैं। हमने तो जब शुरू किया था उस समय यूट्यूब का इतना चलन भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। वो तो कोविड के बाद से कहिए, जो लॉकडाउन लगा उसके बाद से लोगों ने देखा कि हमको क्या करना है, क्या कैसे अर्निंग करनी है। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है ना आज के लोगों में, कि खोजना नहीं चाहता है कोई चीज़, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैम मैं राशन कार्ड बनाता हूँ, ठीक है। अब आप ये नहीं पूछोगे कि कैसे बनता है, आप सीधा जाओगे, खुद खोजोगे और आधा इन्फॉर्मेशन ले करके उसके बाद अप्लाई कर दोगे, ठीक है। जबकि मैं क्या करता हूँ, मैं हमको 2 घंटा लगे या 2 दिन लगे, मैं जब तक एक प्रोफेशन में सीख नहीं लेता तब तक मैं छोड़ता नहीं। सीखने की जिद है। हाँ, सीखने की जिद है, और सीखने की जिद हर किसी को होनी चाहिए, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर किसी को होनी चाहिए। तो कई बार आप मतलब ऐसे ही कई ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो आपकी तरह ही दिव्यांग हो। जी बिल्कुल। तो कभी उन्हें मोटिवेट करते हैं, कभी उन्हें बताते हैं कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए। देखिए मैम, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मानना नहीं मानना तो आपकी मर्जी है। जैसे हमने आपको बताया, अब मानना नहीं मानना तो आपकी मर्जी है ना। अगर आप मान लीजिएगा तो मेरी गारंटी, आप 6 महीना मेरे बात मान के देखिए, 7वें महीने से आप खुद बोलेंगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप खुद एक उदाहरण बन रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मुझ में कमी है, बावजूद इसके मैं इतना आगे आ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो जो सही सलामत इंसान है वो कितना कर सकते हैं। देखिए, मैं भगवान को एक चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। भगवान ने बहुत दुख दिया है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब आप लोग जैसा दिख रहे हैं तो आप लोग जैसा ही हो। बहुत मैंने देखा कि कितनी परेशानी हुई सिर्फ यहाँ से इधर आने में, लेकिन फिर भी परेशानी आपको हुई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जितने मतलब मेरे परिवार वाले सपोर्टिव हैं, और जितने मेरे कलीग, दोस्त या सहयोगी जो सपोर्टिव है,
उस तरीके से हमको नहीं मिल सकता था कोई। और दूसरा कि अच्छा हुआ कि मैं ऐसा हुआ, तभी तो मेरे को अगले का प्रॉब्लम का पता चला और क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमको पता चला। जैसे मैं प्रज्ञा केंद्र चलाता हूँ तो वहाँ एक काम नहीं होता, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, सारा चीज़ के लिए गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि हाँ आप कीजिए। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बोलिए। निजी सवाल कि क्या बचपन से ही आप जब पैदा हुए उसके बाद से ही आप ये दिव्यांग? बाय बर्थ। तो इसी के साथ आप जब मतलब खड़े नहीं हुए, आपने सीधे इसी तरह से अपना जीवन शुरू किया, तो कभी आपको ये लगा नहीं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से चल रहा हूँ वो लोगों से अलग है, या फिर मुझे परेशानी हो रही है, घुटनों पर जोर पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपना मन मजबूत किया हुआ था। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, छोटी सी बीमारी को लेके घुटते रहते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूँ कि देना भगवान की मर्जी है, और ये ऐसे ही नहीं मिला है। हो सकता है मेरे कुछ पूर्व जन्म के पाप हों, उसका फल भोग रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं मिला। भगवान कहते हैं ना कि आपको किस जन्म में क्या मिलेगा वो आप नहीं जानते। आपके कर्म हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा कर्म किया हो, लेकिन हाँ इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि कितना अच्छा कर्म मैंने किया होगा कि ऐसे ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया, इतना परिवार सपोर्टिव इस बीच में मैंने जन्म लिया। आप जैसे दोस्त हमको मिले, आज आप मेरी नई दोस्त बन रही हैं, तो आप भी एक उसमें शामिल हो गए, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। ठीक है। आप ठीक होते हुए भी आप देखिए आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो कि दारू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी ये सब के लत में बर्बाद हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कि मार खा खा के रोते दिन बिता देती हैं। हमारा मोटिवेशन है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, खुद पे हॉबी मत होने दीजिए किसी को। परिस्थितियां आज हैं कल नहीं होंगी, या आज अच्छी हैं तो कल बुरी भी होंगी, तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। ये आपको कभी नहीं सोचना होगा कि हम आज चलो अच्छा है तो आज हम पैसा जमा करके रख लिए, कल खराब आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आपको आज से प्लानिंग करनी होगी। चलिए, बहुत बेहतर बात आपने कही है कि मन से मजबूत होना होगा। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से मजबूत है तो कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई समस्या, कोई बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। मन से अगर आप मजबूत है तो हर परेशानी से आप लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। और आप हमें बता रहे हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी किस तरह से आप अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने परिवार की देखरेख कर रहे हैं, और साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो भविष्य भी आप सुधार रहे हैं भारत का, और साथ ही कईयों के लिए जो है वो प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। ज़रूरत है ऐसे ही युवाओं की जो इसी तरह से मन से मजबूत हो और मन के विश्वास के साथ सारी समस्याओं से जीत हासिल करें। तो फिलहाल हमारे रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।